हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में दो क्वेश्चन बाकी रह गया था। पहले वो दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं। A person aiming to reach exactly opposite point on the bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water in the stream is। एक रिवर है, एक पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है। ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। इसके लिए क्या करता है कि 120 डिग्री पे स्विम करने का कोशिश करता है। ट्राई इन दिस डायरेक्शन, पर्सन ट्राई टू स्विम। इधर जा नहीं रहा है, तो ये है वी आर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जिधर हम चलने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अब क्या होगा, ये किसका डायरेक्शन है? ये वेलोसिटी ऑफ रिवर का डायरेक्शन है। अब ये दोनों मिल करके रिजल्टेंट इधर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। कैसे सर? वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ बोट with respect to river equal to vb minus vr। इसका मतलब क्या है? vb equal to vvr प्लस vr। इसका मतलब है कि इस दोनों का रिजल्टेंट ही तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। कहने का सेंस ये है कि जितना रिवर चलना चाहता है और जितना बोटमैन चलना चाहता है शांत पानी में, दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है। क्योंकि जब बोटमैन चल रहा है, स्विमर चल रहा है, तो उस पर दो इफेक्ट लग रहा है। एक खुद का इफेक्ट, एक रिवर का इफेक्ट। दोनों का इफेक्ट जुड़कर ही रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है। इट मींस दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए इधर। क्लियर है? रिजल्टेंट निकालने के लिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट लेते हैं। अगर ये 120 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो ये फ्लो ऑफ वाटर है, इससे 120 डिग्री, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30 डिग्री। ये 90 और ये 30। तो अगर हम कंपोनेंट लेते हैं इसका, एक कंपोनेंट इधर वी वी आर कॉस 30 और एक कंपोनेंट इधर वी वी आर साइन 30। अब तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि कंपोनेंट हम ले चुके हैं। अब सोचो, ये बराबर ये होगा तभी तो रिजल्टेंट इधर होगा। हम कंपोनेंट मेथड यूज कर रहे हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो अगर इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है वीबी, तो इसका हम कंपोनेंट लिए, एक इधर एक इधर। ग्रीन वाला पेन देखना। तो अगर ये वाला इसके बराबर हो जाए तभी तो रिजल्टेंट इधर आएगा और वी हो जाएगा वी आर कॉस 30। तो हम क्या करेंगे, अगर इस डायरेक्शन जस्ट यहाँ पे पहुंचना है डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे, तो ये बराबर ये कर लो। तो वी आर साइन 30 इक्वल टू वी आर। तो क्या हो गया? व्हाट इज वी आर? वी आर इज 0.5। यहाँ देखो दिया हुआ वी आर इज 0.5। साइन 30 का मतलब हो गया हाफ। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमसे पूछा जा रहा। तो कितना आ गया? वी आर इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और सीधा आपको ये क्लास में फॉर्मूला लिखाया जाता होगा कि अगर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है, ड्रिफ्ट जीरो होना है, यू कैन राइट साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी आर। आपको ये रट्टा मरवाया जाता होगा और उस केस में आप ये बराबर ये ही करते ही होगे। तो हम अगर बेसिक से भी करें तब भी हमको मैक्स टू मैक्स 1 मिनट सवाल बनाने में लगेगा। और मेडिकल के स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ड्रिफ्ट जीरो के लिए।
अगर ड्रिफ्ट 0 होगा तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी आर। यहाँ सीधा वैल्यू पुट करेंगे, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये आ गया। हाँ, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो थीटा होगा इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से होगा। थीटा किसका डायरेक्शन है? वीवीआर का। किससे? परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, है कि नहीं? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड ए बी। दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड है। रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड 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 का मतलब है ऐसा बॉडी जिसका शेप चेंज ना हो। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिड? अगर दो पॉइंट रिजिड बॉडी पे ले लिया जाए तो दोनों की बीच की दूरी समय के साथ चेंज नहीं करे। इसका मतलब है कहीं भी लिखा हो रिजिड, चैप्टर पढ़ना रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो रिजिड मीन्स कि शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम। तो दो पॉइंट है ए और बी एक रिजिड रॉड पे, और क्या पूछा है? द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। मतलब बी पॉइंट इधर जा रहा है, दो रेल है, एक रेल ये है, रेल का मतलब रास्ता, पटरी, एक रेल इधर है, बी पॉइंट इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ए पॉइंट इधर ही आएगा। अब पूछा है द वेलोसिटी ऑफ ए टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ए का जो वेलोसिटी है लेफ्ट में है 10 मीटर पर सेकेंड, और अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि बताओ v की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे निकाला जाए, किस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए? ये दोनों रेल है, ये आपका रॉड था, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ए। ये पॉइंट इधर जा रहा है और ये पॉइंट इधर आ रहा है, ये वी ए और ये वी बी। ये एंगल अल्फा है, तो बताओ ये एंगल अल्फा हो गया तो ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये 90 है, तो ये भी एंगल क्या हो गया? 90 माइनस अल्फा। अब देखो ध्यान से, अगर इस रॉड का लेंथ चेंज नहीं कर सकता है, अगर इस रॉड का लेंथ चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि रिजिड है, तो क्या करेंगे? इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके अलोंग लेना है, वी ए कॉस अल्फा। किसका कंपोनेंट? इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट रॉड के अलोंग, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है जो इधर है इसका कंपोनेंट रॉड के अलोंग, वी वी कॉस 90 माइनस अल्फा। पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लिए हैं रॉड के अलावा। तो अगर इस रॉड का लेंथ चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कंपोनेंट बराबर ये कंपोनेंट। लॉजिकल सा बात है भाई। अगर दो पॉइंट की बीच की दूरी नहीं चेंज कर रही है तो दोनों पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट लेंगे इस लाइन के अलावा। अरे क्लियर है? और उसको बराबर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है 0, दोनों की बीच की दूरी चेंज नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे? वी ए कॉस अल्फा इक्वल टू वी वी कॉस 90 माइनस अल्फा। तो क्या हो गया? वी ए कॉस अल्फा इक्वल टू वी वी साइन अल्फा। इट मीन्स क्या हो गया? वी वी इक्वल टू वी ए कॉट अल्फा। और वी ए क्या है? वी ए दिया हुआ है 10 और कॉट अल्फा क्या है? कॉट 60 डिग्री। तो क्या हो गया भाई यहाँ पे? सिंपली 10/√3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? एकदम सिंपल सवाल। इतना तो आपको बस हम लिखें वेरिएबल के फॉर्म में, आप सिंपल लिखते वी ए कॉस 60 इक्वल टू क्या लिखते? वी वी साइन 60। खत्म। क्लियर है? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे।
क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? अच्छा, 3 क्वेश्चन बाकी रह गया था। हाँ, पिछले लेक्चर में हम लोग का 3 क्वेश्चन बाकी रह गया था प्रोजेक्टाइल के पहले। इस क्वेश्चन के बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। A boat is sent across a river with a velocity of 8 किलोमीटर पर आवर। बोला है कि रिवर के क्रॉस, इधर रिवर का डायरेक्शन है, इधर वाटर फ्लो हो रहा है, इसके क्रॉस एक बोट भेजा गया। क्रॉस का मतलब जिधर फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, उधर भेजा जा रहा है, मतलब ये है वीवीआर। आपको लैंग्वेज देख के पहचानना पड़ेगा कि वीवीआर क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि वीवीआर क्या होता है, वो पहचान ही नहीं पाते हैं कि वीवी क्या होता है। तो एक बार ये पहचान लिए तो सिंपली एक ही फॉर्मूला इसमें है कि वीवीआर इक्वल टू वीवी माइनस वीआर। और इसी वाले फॉर्मूला से सारे के सारे सवाल रिवर बोट के हो जाते हैं। तो बोला इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमें पता है ना कि अगर वीवीआर प्लस वीआर इक्वल टू वीवी, मतलब वीवीआर में वीआर जोड़ दोगे तो तुम्हें रिजल्टेंट आएगा। तो ये वीवीआर, इसमें में क्या जोड़ना है? वीआर। हम ट्रायंगल रूल यूज करेंगे तो ये वीआर है, क्योंकि वीआर तो इसी डायरेक्शन में है। तो वीआर का टेल वीवीआर के हेड पे, तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया वीवी, है कि नहीं? अब दिया हुआ है, अब क्या दिया हुआ है कि वीवीआर दिया हुआ है 8 और वीवी दिया हुआ है 10, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो सोचो, क्या इस ये जो रिजल्टेंट है दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट, इट मींस यू कैन राइट कि 10 इक्वल टू अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर। इस दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है, रिजल्टेंट 10 दिया हुआ है, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो स्क्वायर का अंडर रूट, बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0। तो हो गया, स्क्वायरिंग कर दो, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस वीआर स्क्वायर, इट मींस वीआर स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64, इट मींस वीआर स्क्वायर इक्वल टू 36, इट मींस वीआर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। तो काफी सारे प्रॉब्लम थे, रिवर बोट प्रॉब्लम, हम लोग उसको किए। अब हम लोग आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। लिखा क्या है? A projectile is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 मीटर per second and angle theta with the horizontal। एक प्रोजेक्टाइल को अर्थ के सरफेस से फेंक दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? थीटा। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। दूसरा प्रोजेक्टाइल दिया हुआ, अनदर प्रोजेक्टाइल fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। बोला ये है कि एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्लेनेट पे फेंका गया है जिसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 3 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है सेम जो अर्थ पे है। ये हमारा अर्थ है और ये है अदर प्लेनेट। और ये बोला है कि जैसा ट्रेजेक्टरी ये फॉलो करता है वो सिमिलर ट्रेजेक्टरी ये फॉलो करता है। देखो लिखा हुआ है फॉलो द ट्रेजेक्टरी विद आइडेंटिकल, इसका मतलब पाथ की इक्वेशन सेम है। पाथ की इक्वेशन क्या है? पाथ की इक्वेशन सेम है। तो आपसे ये पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट। इस प्लेनेट पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? तो दोनों अगर पाथ सेम फॉलो कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेम है। तो व्हाट यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? y इक्वल टू tan थीटा इनटू x माइनस जी एक्स स्क्वायर
2u² cos² थीटा। अब देखना ध्यान से, ये जी एक बार होगा, अगर अर्थ के लिए होगा तो जी अर्थ के लिए आएगा 9.8, अगर यहाँ के लिए होगा अदर प्लैनेट तो जी उसके लिए आएगा। तो क्या किया जाए सर? तो आप देखिए दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेम है, क्लियर, दोनों के लिए सेम टू सेम आएगा। तो आप देखो थीटा दोनों के लिए सेम है, तो भाई ये तो सेम हो गया सर, दोनों के लिए थीटा दोनों के लिए सेम है, तो tan थीटा दोनों के लिए सेम है। यू भी नहीं, यू अलग अलग है, सॉरी यू क्या है, अलग अलग। यहाँ भी 2 दोनों के लिए सेम, थीटा दोनों के लिए सेम, तो cos² थीटा भी दोनों के लिए सेम। अब दोनों का यू अलग अलग, एक का 3 एक का 5, दोनों का जी भी अलग अलग है कि नहीं? तो एक काम करेंगे, दोनों के लिए ये वाला टर्म को अगर बराबर कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं g1/u1² इक्वल टू g2/u2²। एक है अर्थ के लिए, एक है अदर प्लेनेट। तो अर्थ के लिए क्या हो गया 9.8/5 का स्क्वायर, और g2 यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इट मीन्स यू कैन राइट g2 इक्वल टू 9/25 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपके हाथ। सिंपल सवाल था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को यूज करना था। तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ध्यान होना चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब दोनों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेम होना चाहिए, तो थीटा दोनों में सेम है तो ये सेम है, ये भी सेम है। तो बस यही जो x² का जो कोफिशिएंट था g/2u², यही बराबर करना था। अगर दोनों के लिए सेम हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सवाल है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? The velocity of a projectile at the initial point A is 2i cap plus 3j cap. Its velocity at point B. बोला ये है कि अगर A पॉइंट पे वेलोसिटी दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है 2 और y कंपोनेंट है 3। अरे क्लियर है? अब देखे तो पूछा कि बताओ बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो। मोशन इन अ प्लेन है, उसके कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो मोशन इन अ प्लेन में सिंपली क्या करें, मोशन को दो पार्ट में तोड़ दे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एक एक्स और एक वाई। एक्स को अलग देखे और वाई को अलग देखे, तो आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा। जब भी मोशन इन अ प्लेन का सवाल आएगा तो आप उसको एक्स वाई में तोड़ दिया करें, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दिया करें, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब जैसे ही दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ दिए तो सवाल हो गया दो बार स्ट्रेट लाइन, एक बार स्ट्रेट लाइन एक्स में और एक बार स्ट्रेट लाइन वाई में। क्लियर है? तो देखो इसमें हम एक बार एक्स में तोड़ दिए, एक बार वाई में तोड़ दिए। अब आपको पता है ना कि एक्स के अलोंग कोई एक्सीलरेशन नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो किधर होता है, वो होता है वाई के अलोंग। मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी इधर होगी, लेकिन इसकी दो कंपोनेंट होगी, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग। हमें इसको अलग से देखना है, इसको अलग से देखना है, तोड़ दो, एक एक्स में तोड़ दो, एक वाई में तोड़ दो, और दोनों को अलग अलग देखो और लास्ट में दोनों को जोड़ दो। सोचो अगर ये मोशन ऐसा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जानते हो किससे बना हुआ है? इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, और साथ में ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस दोनों को जोड़ दोगे तो यही तो बनेगा, ऊपर भी गया थोड़ा आगे भी बढ़ा। तो आप इस दोनों में तोड़कर करो ना, क्या दिक्कत है? और लास्ट में फिर दोनों को कंबाइन कर देना।
वेक्टर में आपको एक वेक्टर को तोड़ने के लिए सिखाया क्यों गया था? इसीलिए सिखाया तो गया था, वही काम कर रहे हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, तो इनिशियली अगर 2 था तो फाइनली भी 2 ही रहेगा। क्लियर है? अब वाई में देखते हैं वी वाई कैसे निकालते हैं। तो वी वाई के लिए हम निकालेंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बाई एस वाई, क्योंकि जब यहां से यहां आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो था। यहाँ भी y जीरो है सर, यहाँ भी y जीरो है सर, तो वर्टिकली में y क्या आया है? जीरो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो एस वाई है तो y फाइनल माइनस y इनिशियल, y फाइनल भी जीरो y इनिशियल भी जीरो, तो एस वाई हो गया जीरो। इट मीन्स यू कैन राइट वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई। और यू वाई कितना दिया हुआ है? यू वाई दिया हुआ है 3, मतलब 3 का स्क्वायर। इसका मतलब वी वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3 लेंगे माइनस वाला क्योंकि तो डायरेक्शन है नीचे। तो बताओ ये क्या हो गया? ये आ गया -3। तो व्हाट यू कैन राइट ट्वाइस आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो कौन सा आंसर? आंसर ए। अरे आपको इतना करना ही नहीं था, आपको सीधा सब रट्टा मार के बैठे हो कि सर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे होता है वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे होता है। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होगा सर, और ये जो कंपोनेंट है सर और ये कंपोनेंट बस दोनों में डायरेक्शन का अंतर होगा सर, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। सीधा आंसर। ये कंपोनेंट सेम रखते, इस कंपोनेंट को उल्टा कर देते और सीधा आंसर लिख देते। हम तो यहाँ फंडामेंटल से आए हैं, एक्स को अलग से निकाले और वाई को अलग से निकाले। जब हम एक्स निकाल रहे थे तो हमको वाई से मतलब नहीं था, जब हम वाई निकाल रहे थे तो हमको एक्स से मतलब नहीं था। अब क्या करेंगे? लास्ट में अब दोनों को कंबाइन करके दोनों का वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। इस दोनों को कंबाइन करके हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बिल्कुल, वो तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? 9 प्लस 13 अंडर रूट 13। यहाँ भी क्या आ रहा है? अंडर रूट 13। देखो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे है वही यहाँ पे। तो पहले अलग अलग तोड़ लो फिर जोड़ लो, क्योंकि तोड़ कर सवाल करने में हमें बहुत सहूलियत मिलता है। जब तोड़ते हैं तो हमें दोबारा स्ट्रेट लाइन मिल जाता है कि नहीं? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। सवाल के साथ जहां जहां पे कॉन्सेप्ट आएगा जिससे आपको फायदा मिलेगा उस कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? The horizontal range and maximum height of a projectile are equal. एक प्रोजेक्टाइल है जिसका हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? तो फॉर्मूला लिख दो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? सिंपली बताओ ये फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई ट्वाइस जी। जी से जी कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया साइन 2 थीटा का, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। अब साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, और ये हो गया 4 इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इज tan थीटा। इट मींस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। कितना सिंपल सवाल है यार, सिर्फ फॉर्मूला याद करो, सवाल आपके हाथ में। सिंपली दोनों को आप बराबर कर दिए, रेंज और इसको, रेंज और मैक्सिमम हाइट को लिखे फॉर्मूला, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा, आंसर आपके हाथ में। मैक्स टू मैक्स 30 से 40 सेकेंड। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? A missile is fired for maximum range with an initial velocity of 20 meter per second. The range of the missile is। एक मिसाइल को फायर किया गया है मैक्सिमम रेंज के लिए। तो जहां भी मैक्सिमम रेंज की बात किया जाए तो आपके मन में ख्याल 45 डिग्री का आना चाहिए।
कि भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री पे ही मैक्सिमम हाइट आएगा, थीटा 45 पे ही क्या होगा, मैक्सिमम रेंज आएगा, मैक्सिमम हाइट नहीं मैक्सिमम रेंज। तो लिखो भाई रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब बताओ यू स्क्वायर क्या दिया हुआ है 20 का स्क्वायर, और ये साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाई 10, ये तो 1 हो गया सर, साइन 90 है तो ये क्या हो गया 400 बाई 10 दैट इज 40 मीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपल सवाल, ये भी सवाल मैक्स टू मैक्स 30 से 40 सेकंड के अंदर बनेगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे या छोड़ दिया गया है, फायर्ड किया गया है 45 डिग्री। Elevation angle of the projectile at its highest point as seen from point of projection is। सवाल समझें, इसको 45 पे फेंका गया है, फाइड किया गया है, अभी ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो सवाल ये पूछा है कि अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा। सर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तो आपको 9th 10th में ही पढ़ाया गया होगा कि कभी भी एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है तो ये है ऑब्जर्वर, ये क्या है ऑब्जर्वर, और इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखने वाला ये है और देख इसको रहा है, दोनों को मिला दो, क्या करो सिंपली दोनों को मिला दो। लो सर मिला दिए। अब देखना ध्यान से कि ये जो देखने वाला है वो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, वो हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, वही है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सर ये एंगल बना रहा है अल्फा, और ये अल्फा 45 के बराबर नहीं है सर, ये अल्फा 45 के बराबर नहीं है। ये 45 क्या है सर, तो 45 है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का क्या एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और वो एंगल ये है सर, ये और एंगल ऑफ एलिवेशन ये है सर, क्योंकि इसको और इसको एक लाइन से मिलाएं और हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये एंगल आता है, और ये एंगल और ये एंगल 45 अलग अलग है सर, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा सर, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो कैसे निकाले सर, सिंपल है, दिख रहा है कि अगर ये ट्रायंगल बना लिया जाए, ये अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया जाए, ये मैक्सिमम हाइट, ये रेंज का आधा, ये मैक्सिमम हाइट और ये रेंज का आधा, और tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका मतलब मैक्सिमम हाइट अपॉन r/2। तो tan अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा इक्वल टू 2h/r। अब लिखो फॉर्मूला, 2 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। 2 से 2 कैंसल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसल और जी से जी कैंसल, तो आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन 2 थीटा। अब यहाँ हो गया साइन 45 डिग्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर, और साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 इंटू 45 मतलब साइन 90 का मतलब 1, तो क्या आ गया 1/2। तो tan अल्फा आ गया 1/2, तो tan अल्फा 1/2 आ गया, इट मींस अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ। कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन नंबर सी।
इसमें प्रॉपर आपको 1 मिनट टाइम लगेगा, 1 मिनट, 1 मिनट 15 सेकेंड, 1 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन सवाल टफ नहीं था, सवाल को समझ लेते तो सवाल अपने से आराम से हो जाता। कुल मिला के इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए था, तभी आप ये सवाल कर पाओ, है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। The speed of a projectile at its maximum height is half of its initial speed. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? सवाल क्या बोला है? अगर एक बॉल को हम यहां से फेंक दिए यू से, अगर एक बॉल को, ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे गया, जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे गया, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आ गया u/2। लिखा हुआ है एट इट्स मैक्सिमम हाइट हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होगा वो इनिशियल स्पीड का हाफ है। आपको ये बात पता है कि मैक्सिमम हाइट पे बताओ क्या जीरो होता है जी? तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो होता है vy, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है। तो अब इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, ये गलत सोच है। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होता है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट है vx। क्या क्या जीरो होता है? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है, सर मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी जीरो। अरे वो होता है सिंपली वर्टिकल, अगर बॉल ऊपर गई और सीधा नीचे आई, इसके लिए नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एट मैक्सिमम हाइट क्या जीरो होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? अच्छा, तो क्या किया जाए सर? तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बदलता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो भाई बताओ ये कंपोनेंट क्या हो गया? u cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या हो गया? u sin थीटा। तो जो u cos थीटा यहाँ पे है वही u cos थीटा यहाँ भी होगा, वही u cos थीटा यहाँ भी होगा, वही u cos थीटा यहाँ भी होगा, और वही u cos थीटा यहाँ भी होगा। इट मींस ये बराबर u cos थीटा। इट मींस u/2 बराबर u cos थीटा। u से u कैंसल, cos थीटा इक्वल टू हाफ, इट मींस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ए। कितना सिंपल है। किस कंपोनेंट को यूज किए, किस कॉन्सेप्ट को यूज किए? हम कॉन्सेप्ट को यूज ये किए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं बदले, क्योंकि यहाँ पे प्लेन में मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आए, एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट रिमेन सेम, उसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लिए। क्यों रिमेन सेम? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। अलग अलग देखो भाई, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, आपको कभी भी प्रोजेक्टाइल में दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। A particle of mass m is projected with velocity v। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया गया है विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंक दिया गया है। When the particle lands on the level ground, लेवल ग्राउंड का मतलब जहां जिस लेवल से स्टार्ट किया था उसी लेवल पे पहुंचा। ठीक है, पहुंचा दो, ऐसे गया यहाँ पहुंच गया। अब आपको पता है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ भी होगा, और होता है टेंजेंट के अलोंग, तो v इधर। तो पूछा जब लेवल ग्राउंड पे पहुंचता है द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स मोमेंटम विल बी।
जब यहाँ पहुंचता है तो बताओ इसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल का मैग्नीट्यूड। क्लियर है। ये मान लो आई कैप, ये मान लो आई कैप, ये मान लो जे कैप। बताइए हो जाएगा v cos 45 तो v बाई रूट टू, और ये भी क्या हो जाएगा v sin 45 तो v बाई रूट टू। व्हाट इज v इनिशियल, v बाई रूट टू आई कैप प्लस v बाई रूट टू जे कैप। ये भी 45 है। आपको बताए थे हम कि भाई जो जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा वही मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा। ये भी 45 बना रहा है। ये v बाई रूट टू और ये भी v बाई रूट टू। cos 45 sin 45। what is p final, p final equal to v by root 2 i कैप माइनस v by root 2 j कैप। नीचे की ओर है तो बताओ क्या लिखोगे। what is p final माइनस p इनिशियल। तो m v by root 2 i कैप माइनस v by root 2 j कैप माइनस m v by root 2 i कैप प्लस v by root 2 j कैप। अब आप देखिए ये वाला और ये वाला कैंसल हो गया क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है। और देखिए ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों जुड़ गया। तो आ गया माइनस m इंटू टू वी बाई रूट टू। ये आ गया माइनस m रूट टू वी। ये हो गया माइनस m v इंटू रूट टू। अरे क्लियर है क्या। बताओ मैग्नीट्यूड क्या है इसका। बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना सर, एम बी रूट टू। तो क्या आ गया एम बी रूट टू। सिंपल। यहाँ का मोमेंट, हाँ मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये नहीं पूछा है कि फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है। ये हो गया मैग्नीट्यूड का चेंज और ये हो गया चेंज का मैग्नीट्यूड। ये दो अलग अलग बात। मैग्नीट्यूड का चेंज पूछता तो जो मैग्नीट्यूड यहाँ भी एम बी यहाँ भी एम बी, चेंज जीरो। लेकिन यहाँ पूछा चेंज का मैग्नीट्यूड, तो पहले चेंज निकाले फिर मैग्नीट्यूड ले। वो जीरो नहीं आ रहा है, वो आ रहा है एम बी इंटू रूट टू। है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। For angle of projection of a projectile at angle 45 minus theta or 45 plus theta, the horizontal range described by the projectile are in the ratio। ये सवाल सीधा है भाई। अगर थीटा 1 इक्वल टू 45 माइनस थीटा है और थीटा 2 45 प्लस थीटा है तो दोनों को जोड़ कर देखो तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना आ गया 45 माइनस थीटा प्लस 45 प्लस थीटा। तो इससे ये कैंसल 90 डिग्री। भाई ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है और कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या होता है, रेंज सेम होता है। तो अगर रेंज सेम होता है तो R1 बाई R2 जो आएगा वो 1:1 आएगा। आंसर बी हो जाएगा। ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। नहीं है तो आप सिंपल चेक कर ले भाई। अगर R1 लिखोगे तो क्या लिखोगे यू स्क्वायर बाई 2g साइन 2 थीटा। तो क्या होगा साइन 2, ये हो जाएगा 45 माइनस थीटा। तो बस इसको चेक करें तो साइन 90 माइनस 2 थीटा। तो क्या हो गया साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री। R2 के लिए चेक करें यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा और थीटा का जगह हो जाएगा 45 प्लस थीटा। इसको देखे बस साइन 90 प्लस 2 थीटा, नहीं साइन ये हो जाएगा सॉरी कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा सॉरी कॉस 2 थीटा। और यहाँ साइन 90 प्लस 2 थीटा इक्वल टू भी होता है कॉस 2 थीटा।
जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आता है वो कर ले। साइन 90 प्लस 2 थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा भी कॉस 2 थीटा, और साइन 90 प्लस 2 थीटा भी कॉस 2 थीटा। अरे आपको उतना करना ही नहीं था, आप रट्टा मार के बैठे हो। कंप्लीमेंट्री एंगल्स है सर, है कि नहीं? हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? A particle is dropped from a height and another particle B is projected in horizontal direction with a speed of 5 meters per second from the same height, then correct statement is। बोला है कि एक हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया है और दूसरे बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया गया है। किधर? हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकेंड से। तो एक का पाथ तो सीधा इधर होगा और दूसरे का पाथ ऐसा होगा। क्लियर है? अब पूछा है बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। हर एक को पढ़ो। पार्टिकल ए विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल बी। पार्टिकल ए, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है। पार्टिकल ए को ड्रॉप किया गया है, पार्टिकल बी को हॉरिजॉन्टली 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, सेम पॉइंट से। बोला क्या पार्टिकल ए जल्दी पहुंचेगा? तो पार्टिकल ए के लिए भी जो टाइम आएगा वो √2h/g है, और पार्टिकल बी के लिए भी जो टाइम आएगा √2h/g है। आपको पढ़ाया गया है अगर प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका जाए टावर से तो टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g। क्यों सर, दोनों में सेम क्यों आया? क्योंकि जो नीचे लेके आता है वो वर्टिकल कंपोनेंट लेके आता है। तो लॉजिक सुने, हम पूरे कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम कैलकुलेट करके मैथमेटिकली हम प्रूव कर देंगे, आपने क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन हम बस लॉजिक दे रहे हैं। क्यों लॉजिक? लॉजिक से सुनो, कोई इंपॉर्टेंट है। ऊपर से नीचे लेके आता कौन है? वर्टिकल कंपोनेंट। तो बताओ यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बताओ यहाँ भी वर्टिकल डायरेक्शन में व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा, क्योंकि नीचे तो लेके वर्टिकल कंपोनेंट ही आएगा ना सर, है कि नहीं? अरे क्लियर है क्या? इसलिए दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सेम है, तो दोनों सेम टाइम पे पहुंचेगा। बताओ ये है क्या? अगर इसको तोड़ा जाए, इसमें दो तरह का मोशन हो रहा है। पार्टिकल नीचे भी आ रहा है और पार्टिकल हॉरिजॉन्टली भी जा रहा है, और दोनों को जोड़ दिया गया तो पाथ ऐसा मिला। सोचो सिर्फ ड्रॉप करते हैं, सिर्फ ड्रॉप करते हैं तो पार्टी सिर्फ नीचे आता, सिर्फ नीचे, सिर्फ नीचे, सिर्फ नीचे। और सिर्फ अगर मान के चलो ग्रेविटी नहीं होता, हॉरिजॉन्टली फेंक देते तो सिर्फ इधर जाता। ग्रेविटी है तो ग्रेविटी नीचे भी लेकर के आया, और चूंकि हॉरिजॉन्टली फेंके हैं तो ये हॉरिजॉन्टली भी गया, और दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये है सर। इन दोनों को अलग अलग तोड़ दिए और हम ये बोले कि नीचे लेके कौन आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट। और दोनों में वर्टिकल कंपोनेंट सेम है सर। इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 वाई डायरेक्शन में, इसका भी वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन -g है, इसका भी -g। ये भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा हाइट ऑफ टावर के बराबर, ये भी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेगा हाइट ऑफ टावर के बराबर। तो सर दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम ही ना आएगा सर। क्लियर है? मतलब ये रॉन्ग। पार्टिकल बी विल रीच द ग्राउंड एट फर्स्ट, ये भी रॉन्ग। बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
बोथ पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड विथ सेम स्पीड, नहीं सेम स्पीड से नहीं, सेम स्पीड से नहीं, सेम स्पीड से नहीं। इसमें स्पीड हो जाएगा सिंपली √2gh, और इसमें स्पीड हो जाएगा 5² 2gh, क्योंकि इसके पास इनिशियल स्पीड है, इसके पास इनिशियल स्पीड है। इसको सिंपली समझो, आपको समझाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से। दोनों जब यहां से यहां आया या यहां से यहां गया, यहाँ ये पार्टिकल यहां से यहां आया और ये पार्टिकल यहां से यहां गया, तो वर्टिकली दोनों सेम नीचे गिरा, वर्टिकली दोनों सेम नीचे गिरा, ये भी H ये भी H, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम से घटा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन सेम इन बोथ, सेम है। तो दोनों का जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा दोनों का, वो भी सेम होगा, और ये है एनर्जी कंजर्वेशन। डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक, डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक, और दोनों का पोटेंशियल सेम से घटा क्योंकि दोनों सेम हाइट नीचे आया, तो दोनों का काइनेटिक भी सेम से बढ़ा। इट मीन दोनों का के फाइनल माइनस के इनिशियल सेम होगा। तो अगर दोनों का के इनिशियल 0 होता तो के फाइनल भी सेम होता, लेकिन दोनों का के इनिशियल अलग अलग है तो दोनों का के फाइनल भी अलग अलग होगा, और दोनों का के फाइनल अलग अलग होगा तो दोनों का फाइनल स्पीड भी अलग अलग होगा। सेम नहीं सर, तो ये रॉन्ग। बढ़िया सवाल है कि नहीं। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास and with same velocity are thrown at an angle 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which will remain same? एक को फेंका गया है 30 डिग्री पे और एक को फेंका गया है 60 डिग्री पे। एंगल ऑफ प्रोजेक्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है सर, θ1 है 30 डिग्री और θ2 है 60 डिग्री, दोनों है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल? कंप्लीमेंट्री एंगल। और कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या सेम होता है? रेंज। ये अगर यहां गिरा तो ये यहां गिरा, दोनों के लिए रेंज सेम। टाइम ऑफ फ्लाइट अलग कैलकुलेट कर लेना, मैक्सिमम हाइट भी अलग कैलकुलेट कर लेना। एक में आएगा u² sin² थीटा मैक्सिमम हाइट में, एक में आएगा u² sin² 90 माइनस थीटा तो cos थीटा। एक बार 30 पे चेक कर लो, एक बार 60 पे चेक कर लो। sin² 30 अलग है और क्या होगा sin² 60 अलग है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? If a body A of mass m is thrown with velocity v at an angle 30 degree to the horizontal and another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, then the ratio of horizontal range A to B। दो बॉडी है, दोनों का मास सेम है, सेम स्पीड से फेंका गया है। एक को फेंका गया है बॉडी ए को 30 डिग्री पे, अब बॉडी जो बी को है उसको फेंका गया है 60 डिग्री पे। तो बोला है रेंज पे कमेंट करो। भाई दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है 30 और 60, जो रेंज इसके लिए वही रेंज इसके लिए। कौन सा आंसर? रेशियो 1:1। दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल पे फेंका गया है तो दोनों का रेंज सेम, तो दोनों के रेंज का रेशियो 1:1। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। The maximum range of a gun of horizontal terrain is 16 kilometer. Then the muzzle velocity of a shell must be। एक हॉरिजेंटल टेरेन है, पठार,
तो एक गन का जो मैक्सिमम रेंज है ना वो 16 किलोमीटर। तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम रेंज आता है वो कब आता है, θ45 पे। तो अगर θ45 डिग्री पे फेंके तो मैक्सिमम रेंज आएगा, और वो मैक्सिमम रेंज आया है 16 किलोमीटर। तो पूछा है मजल वेलोसिटी क्या है, जो बुलेट निकला उस बुलेट का रफ्तार क्या है। क्लियर है? तो इसको क्या लिखोगे, 16 किलोमीटर को आप कर लो मीटर पर सेकंड में से 16 ये हो गया इतना मीटर, इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर टू, नहीं साइन 2 थीटा ना, तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी का मतलब क्या 10। क्या यहाँ से u स्क्वायर नहीं आ जाएगा? u स्क्वायर आ गया तो क्या u नहीं आ जाएगा? सिंपल सवाल। सिंपली वही मैक्सिमम रेंज, देखो मैक्सिमम रेंज का सवाल बार बार अलग अलग तरीके से पूछा है, तो मैक्सिमम रेंज पे सवाल आ सकते हैं नीट में, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि नहीं। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। नहीं, प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन नंबर 36 तक ही था, खत्म हो चुका है हमारा पूरा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हमने आपके बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में सर्कुलर मोशन का भी काइनेमेटिक्स पार्ट दिया होगा, मोशन इन अ प्लेन में। सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन आर द एग्जांपल्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया है, और जो कुछ बेसिक सवाल थे प्लेन मोशन का वो भी कर दिया है। सर्कुलर मोशन नहीं किए। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स और सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स हम एक ही साथ करेंगे, इसलिए सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स हम छोड़े हैं। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पार्ट और सर्कुलर मोशन का डायनेमिक्स पार्ट एक ही साथ किया जाएगा। अगला आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्वेश्चन जो फ्रिक्शन के पहले है, फ्रिक्शन के पहले तो क्या क्या, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स, और बेसिक बेसिक सवाल जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आता है। एक पार्टिकुलर पोर्शन वो जो सिर्फ सवाल फ्रिक्शन से होगा, जो सिर्फ फ्रिक्शन से होगा, एक सवाल वो वाला, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। और एक पोर्शन वो जो होगा सर्किल पे मूव करेगा, फिर इसको हम फिर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन ये ऐसा होगा। तो इस तरीके से आपकी हम लोग खत्म करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके बाद हम लोग आएंगे वर्क पावर एनर्जी। हर एक वीक में 3 लेक्चर दिया जाएगा। हर एक वीक में आपको, हर एक वीक में 3 लेक्चर जाएगा। सारे के सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल वीडी गुरुकुलम पे अपलोड किया जाता है। आप वहां से देखें, आपको बहुत फायदेमंद होगा। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप लोग लाइव क्लास जूम पे आ भी सकते हैं, निःशुल्क दिया जा रहा है। तो ये जरूरी है, कोरोना का टाइम है, आप इस मतलब कि सेफ रहे, अच्छे से रहे, लेकिन आप घर पे पढ़ते भी रहे, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम कभी भी हो सकता है, अगस्त में, सितंबर में, नवंबर, अक्टूबर में। तो उसका प्रिपरेशन अभी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन क्या है, अभी 3-4 महीना जो आपके पास है, क्वेश्चन बैंक को अच्छे से करें। नीट के क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर ले, और आप अपने मार्क्स को और बढ़ाना चाहते हैं नीट के स्टूडेंट, तो जेई मेंस के भी क्वेश्चन बैंक कर ले। क्लियर है? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।